हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, देखिएगा बिना किसी देरी के। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 खाते होते हैं, नाम मात्र का खाता, व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम होता है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाए। तो ये व्यक्तिगत खाते का नियम हो गया। ये बी आंसर राइट हो जाएगा। जबकि नाममात्र खाते का नियम जो होता है, समस्त खर्चों को और हानियों को डेबिट किया जाता है और समस्त आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। किराया खाता और वेतन खाता ये नाममात्र के खाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तलपट में प्रदर्शित निम्नलिखित में मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? तो देखिएगा, आदत मजदूरी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एक व्यक्तिगत खाता होता है, रिप्रेजेंटेटिव व्यक्तिगत खाता, और मजदूरी का अग्रिम भुगतान ये भी व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक, जबकि मजदूरी तथा वेतन अगर तलपट में दिए हो तो उनका लेखा व्यापार खाते में किया जाता है। ठीक है, अन्य कहीं नहीं किया जाता। जबकि अदत्तवीय और पूर्वदत्तवीय अगर समायोजन में दिए हो तो उनका लेखा 2 जगह किया जाता है। उनका समायोजन व्यापार तथा लाभानी खाते में और आर्थिक चिट्ठे में उसको संपत्ति या दायित्व के रूप में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिखाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा अपनी निजी प्रयोग हेतु 500 रुपये की सामग्री ली गई जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया। तो ये एक तरह से चूक की त्रुटि हो गई, यानी भूल की अशुद्धि हो गई, जिसको हम लिखने से भूल गए, यानी डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम खाते के उद्देश्य से राहित्य का सामान्यतः मूल्यांकन किया जाता है। तो अंतिम खाते के उद्देश्य से राहित्य का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर किया जाना चाहिए। ठीक है भैया, लागत मूल्य और बाजार मूल्य, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फर्म में प्रारंभिक रहतिया क्रय अंतिम रहतिया कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर प्रारंभिक रहतिया में क्रय जोड़ दूं और अंतिम रहतिया माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये विक्रय माल की लागत निकल आएगी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि एक फर्म का औसत स्कंद 40,000 तथा उसका प्रारंभिक स्कंद अंतिम स्कंद से 5,000 कम है तो प्रारंभिक स्कंद का मूल्य क्या होगा? तो भैया एक चीज होती है कि औसत स्कंद जो होता है वो ओपनिंग स्कंद और क्लोजिंग स्कंद का आधा होता है। तो डेफिनेट सी बात है, दोनों का जो योग होगा वो औसत का दुगना होगा। तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बराबर 40,000 गुणा 2 बराबर 80,000 हो जाएगा। और अगर हम 5,000 घटा दें तो कितना बचेगा? 75,000। 75,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो 37,500 रुपये हमारा प्रारंभिक रहतिया आ जाएगा। ये हमारा
डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर औसत ज्ञात हो और क्लोजिंग स्टॉक अधिक हो, ओपनिंग स्टॉक कम हो, तो हमें ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए औसत स्टॉक में से अंतर की राशि का आधा माइनस कर देते हैं, और अगर अधिक होता है तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अधिक है तो माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्लस कर दिया जाता है ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए, और क्लोजिंग में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यवसायी की शुद्ध संपत्ति 1 जनवरी को 39,000 और 38,000 है। व्यवसाय के मालिक द्वारा जनवरी में 2,000 रुपये के विनियोग किए तथा 6,000 रुपये हरित किए गए। जनवरी की शुद्ध आय क्या होगी? तो भैया देखिएगा, ये ओपनिंग में हमारे पास 39,000 था, 2,000 रुपये का मालिक ने और विनियोग कर दिया तो 41,000 हो गए। 6,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए तो 35,000 हो गए। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी 38,000 की होनी चाहिए, कितनी? 35,000 की। तो 3,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो लाभ है। ठीक, ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंधक का ऋण दिखाया जाता है। तो बंधक ऋण का मतलब होता है ऐसे ऋण से जिसके बदले हम गिरवी कुछ रखते हैं। कोई चीज गिरवी रख करके सिक्योरिटी के रूप में दे करके हम उधार पैसा लेते हैं, उसे बंधक ऋण कहते हैं, जो कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नौका ये हो जाएगा। देखिए 10, एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 30,000 और रोकड़ मूल्य 24,000 है। भुगतान 3 समान किस्तों में होना है। द्वितीय किस्त का ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्याज की दर ज्ञात ना हो, नगद मूल्य और उधार मूल्य दे रखा हो, तो ऐसी दशा में ब्याज की गणना करने की 3 विधियां हैं: गुणनफल विधि, अनुपातिक विधि और इनवर्स प्रोग्रेसिव विधि। इनवर्स कब लगती है? जब समान किस्तें समान अंतर पर भुगतान की जाती है। तो यहां पर वही बात है। तो 6,000 रुपये हमें 3 किस्तों में बांटने हैं। कैसे बांटे? तो रिवर्स कर लो, सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम। तो 3-2-1, 3-2-1 यानी पहले साल का 3/6, दूसरे साल का 2/6 और तीसरे साल का 1/6 बांट दो ब्याज को। तो हमें दूसरे साल का बताना, तो 6,000 गुणा 2/3, 6,000 गुणा 2/6, सॉरी। तो ये 2,000 रुपये पहली आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। प्रेसिडेंसी डाउन दिवाला अधिनियम निम्न में से किस शहर में लागू हुआ? तो ये मुंबई है।
ये कह रहे हैं परिणाम हानि के बीमा के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली हानियां। तो क्या होता भैया, जो परिणामी हानि होती, लॉसेज ऑफ कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस होता है, तो उसमें लाभ की हानि होती है, स्थिर व्यय की हानि होती है, अतिरिक्त कार्यशील की हानि होती है, यानी सभी होती है। जब एक व्यापार बंद हो जाता है आग के कारण, तो भैया कुछ समय के लिए सेल नहीं हो पाती, या सेल होती है तो उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल पर हम करते, तो ये लाभ की हानि कहलाती है। जब स्थिर व्यय की बात करें तो कुछ स्थायी खर्चे तो होने ही होते हैं, व्यापार में सेल हो या नहीं हो तो वो तो होना ही है, स्थिर व्यय की हानि होती है। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह को व्यापार स्थापित करने पर थोड़ी कुछ समय के लिए वो भी अतिरिक्त खर्चे होते हैं, तो ये सभी चीज इसमें शामिल होती है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा फॉर्म त्रैमासिक आधार पर होता है, तो ये GST 4 होता है। अंकेक्षक किस समय प्रारंभ होता है, तो जब लेखा कार्य समाप्त होता है, जब लेखा कार्य समाप्त होता है तो अंकेक्षण शुरू होता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है पूंजी। पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, तो पृथक व्यवसाय की अवधारणा। जबकि लेखा अवधि कहती है कि एक निश्चित समय को जो व्यापार का जीवन काल होता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे हम लेखा अवधि कहते हैं। अर्जित मतलब एक्रूड, वो कहते हैं एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है खर्चा या इनकम हो गई तो उसे रिकॉर्ड करो, जब है तभी, ठीक है। ये नहीं कि जब प्राप्त होगी तब, जब आपको इनकम हुई तब रिकॉर्ड कर लो, जब खर्च हुआ तब रिकॉर्ड कर लो, ठीक। ये कहती है एक्रूअल कंसेप्ट। वसूली अवधारणा कहती है कि आय जब तक मत मानो जब तक कि आप इस चीज के लिए कंफर्म ना हो जाओ कि आपको आय हो गई, ठीक है भैया, तब तक आप इसे आय ना माने। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्म के लेखपाल की इच्छा है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अदत्त व्यय एवं पूर्वदत्त व्यय का संयोजन नहीं करना चाहिए, तो ये किस अवधारणा की अवहेलना होगी। तो सीधी सी बात है भैया कि जब कह रहे कि अदत्त व्यय और अदत्त पूर्वदत्त व्यय को छोड़ दो, तो ये दोनों ही चीजें एक्रूअल से संबंधित है। जो खर्च हुआ ही नहीं उसे आप अभी रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, ऐसी संपत्तियां जो कि व्यवसाय की लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, न कि पूरा बेचने के लिए कहलाती है। तो ऐसी संपत्तियां जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदते हैं बनाते हैं कि वो हमारी लाभदायकता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऐसी संपत्तियों को स्थायी संपत्ति कहते हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई चालू संपत्तियां जो होती है वो व्यापार के उद्देश्य से बनाई रखी जाती है, या 12 माह के अंदर अंदर क्षयशील हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्षयशील संपत्तियां एक निश्चित समय में
खत्म हो जाती है। अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स, जो दिखती नहीं, महसूस की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है भैया, किसके द्वारा की जाती है? देखिएगा, कंपनी की वार्षिक आम सभा द्वारा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता जो होती है भैया, एक चार्टेड अकाउंटेंट होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी संयुक्त के आंतरिक अंकेक्षक की योग्यता जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट होनी चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट होनी चाहिए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 20 का सी हो जाएगा। आगे देखिए, किन शाखाओं में समस्त माल प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाता, तो ये आश्रित शाखा होती है। विभागों के लेखों में किराए को किस आधार पर बांटा जाता है, तो ये स्थान के आधार पर बांटा जाता है। 22 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत में साधारण निवासी कौन हो सकता है, तो भारत में असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी हो सकता है। कृषि फार्म का मैनेजर का जो वेतन है वो वेतन शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का सहायक है भैया, पूरक है, तो क्या है भैया? सहायक है। आगे देखिए, एक कंपनी ने 20,000 रुपये भवन की रंगाई पर खर्च किए, तो भवन की रंगाई तो आप हर साल करते हो, तो ये आयगत ये हो गया। 26 का है। 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात पूंजीगत हानि है? पूंजीगत हानि की बात कर रहे हैं, तो एक मशीन की चोरी हो जाना ये पूंजीगत हानि में शामिल होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 6 संपत्ति का उदाहरण नहीं है, तो भूमि 6 संपत्ति नहीं है। जर्नल एक पुस्तक है, तो जर्नल जो है पहली प्रविष्टि की पुस्तक है, तिथिवार भी किया जाता है, मूल प्रविष्टि भी कहा जाता है, तो 29 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये कह रहे हैं कि जो अविलंबित दायित्व होते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज होती है, वो हम आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दिखाते, तो फुट नोट के रूप में दिखाई जाती है। ये 30 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी होती है जो भविष्य की घटना पर निर्भर करती है। आगे देखिए, पंजीकरण से कितने दिनों के अंदर कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति हो जानी चाहिए, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कंपनी एक से एक व्यक्ति या फर्म को अपना लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती जो कंपनियों का लेखा हाथ में लिए हो, तो 20 कितनी भैया? 20 ये कह रहा है स्थायी संपत्तियों के क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज पूंजीगत होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है लेखांकन में लागू पद्धति के अनुसार ह्रास, लेखांकन में लागू पद्धति के अनुसार ह्रास चिट्ठे में दर्शाने के उद्देश्य से सम्मिलित के मूल्य की एक प्रक्रिया नहीं। ये क्या होता भैया? जो ह्रास होता है वो लेखांकन के जीवन काल में लेखांकन की लागत को
आवंटित करने का कार्य करता है, एलोकेशन का काम करता है, यानी कि 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेष पद्धति विधि का प्रयोग करते हुए एक संपत्ति जिसका मूल्य 20,000 है उस पर 10% की दर से ह्रास काटा जाता है। तीसरे वर्ष की राशि ह्रास की राशि होगी तो 1620 रुपये होगी, क्योंकि पहले वर्ष में 2000 घट जाएंगे, फिर 18,000 पर दगा करके 1800 घटा देंगे, 16,200 बचेगा। 16,200 का 10% 1620 रुपये इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये कह रहा है कि व्यापारी द्वारा व्यापार के आरंभ करने पर जो धनराशि व्यापार में लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं भैया। आगे, एक कंपनी अपने फैक्ट्री के नवीनीकरण के पश्चात उसके स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया के दौरान पुराने ढांचे को गिराने में 20,000 तथा पुराने स्टॉक को स्थानांतरित करने में 2,000 रुपये करता है। तो ये क्रमशः क्या है कि पूंजीगत और आयगत दोनों है। पहला वाला पूंजीगत है और दूसरा वाला जो है वो आयगत है। तो ए और बी दोनों क्रमशः सही है। ह्रास का संबंध, तो ह्रास का संबंध जो होता है वो फिक्स एसेट से होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे माल का मूल्यांकन जो है वो हमेशा लागत मूल्य पर किया जाता है भैया, ठीक है। हाँ, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2 में परिभाषित प्रविधियों प्राधिकारी से अभिप्राय तो ऐसा प्राधिकारी वह व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा संबंधित शक्तियों प्रत्यायोजित की जाए उसको जो है परिभाषित सक्षम अधिकारी प्राधिकारी के रूप में किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे, राज्य की संचित निधि संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? तो राज्य की संचित निधि जो है राज्य के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो यह अनुच्छेद 266 सबसेक्शन 1 में परिभाषित है, यानी कि 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की आकस्मिकता निधि परिभाषित है, तो राज्य की जो आकस्मिकता होगी वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद संख्या 267 सबसेक्शन 2। आगे देखेंगे, एक आहार और वितरण अधिकारी हो सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं। 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है राज्य सरकार के लेखांकन वर्ष या वित्तीय वर्ष से आशय है। तो राज्य सरकार के लेखांकन वर्ष की बात चल रही है, तो ये सामान्यतः 1 अप्रैल को शुरू और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक राजपत्रित अधिकारी वह होगा जो अखिल भारतीय सेवा का सदन हो। राज्य सेवा का कोई अधिकारी किसी ऐसे पद को धारित करने वाला सरकारी कर्मचारी जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित पद घोषित किया गया है। उपरोक्त सभी, तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा बेटा?
सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रोहन ने त्रुटिपूर्ण होने के कारण 50,000 रुपये का माल राधेश्याम को वापस किया। रोहन द्वारा वह पर कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाएगा? तो रोहन ने त्रुटि के लिए रोहन ने त्रुटिपूर्ण होने के कारण 50,000 रुपये का माल राधेश्याम को वापस किया। रोहन जो डेबिट नोट तैयार करेगा बेटा, ये आपकी परचेज रिटर्न हो गई। इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मासिक देयता विवरण किस प्रपत्र में बनाया जाता है? तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। GA 27 ये कह रहा है इन which form is monthly liability statement prepared by the subordinate officer for sending it to the controlling officer। तो ये भैया कौन सा हो जाएगा? 47। ये GA 21 हो जाएगा। ये कह रहा है 5 का योगात्मक प्रतिलोम -1 हो जाएगा। 6 घंटियां एक साथ बजती है तो ये 16 आ जाएगा। कैसे आएगा 16? एक पहले इनका LCM ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12। तो ये हमारा जब हम LCM लेंगे तो इसके हिसाब से 120 LCM निकल करके आएगा। और 30 घंटे में ये कह रहे हैं 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। ये घंटियां क्रमशः 2 4 8 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल से बजे। तो 12 सेकेंड 2 सेकेंड का मतलब हो गया 12 सेकेंड में। तो क्या होता भैया कि 120 आपको 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बोलेंगी? तो आप देख लीजिएगा, इसमें 16 आ जाएगा एंड अपॉन 2 + 1 करके, यानी 30 मिनट में वो एक साथ बोलती है। तो 30/100 + 1 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। ये है भैया कंपनी एम्प्लॉय सैलरी विवरण किस में दिखाया जाता है? तो ये पेरोल में दिखाया जाता है। टेली में डाटा कहाँ इंपोर्ट होता है? तो भैया ये आपका बी और सी में इंपोर्ट होता है। आगे देखिए, बैलेंस शीट का प्रिंट लेने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बैलेंस शीट से हमें जब स्क्रीनशॉट लेना है बैलेंस शीट का, तो हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? देखो भैया क्या कहा है, दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह,
बैलेंस शीट का प्रिंट लेने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑल्ट प्लस पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किराए के परचेज सिस्टम में क्या दिखाया जाएगा बेटा? 53 का सी देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया टेली डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, और फिर परचेज सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये कह रहे टेली में हर महीने कौन सा रिपोर्ट तैयार होती है? तो ट्रायल बैलेंस होती है। किसी वस्तु को 48 में बेचने से 20% की हानि होती है। तो भैया हम सीधी सी बात है, ये बिकेगी 36 की, ठीक है। उसके बाद में एक वस्तु 20% लाभ पर कमाने के लिए बेची जाती है, तो ये 120 हो जाएगा। लाभ कमाने के लिए कंपनी इसका मूल्य का क्या होगा? तो भैया देखिएगा कि साफ साफ लिखा है, किसी वस्तु के 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो सीधी सी बात है, 60% 20% की हानि का मतलब हो गया 'किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए ये आपका 72 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा भैया? पहले आप 20% मतलब 1/5 कर लेंगे। 1/5 का मतलब क्या हो गया भैया कि सेल पर दिए तो 1 - 1 करेंगे, 1/4 12 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब ये कह रहे हैं कि तो किसकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 1/4 निकालेंगे तो 48 का 1/4 12 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 60%। इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 60 का 20%, तो सीधे सीधे 20% 12 रुपये हो जाएगा। और 12,000 को बेटा 1200 रुपये को प्लस, ठीक है, तो ये 72 रुपये आएगा। 48 गुणा 1/4 करेंगे, 12 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 12 रुपये हमारी जो है वो क्या है भैया? 48 रुपये तो बेचने की लागत है, तो हमारी लागत कितनी हो जाएगी? 48 + 12, तो 60 रुपये हो जाएंगे। अब 60 रुपये पर 20% का लाभ हो तो 72 रुपये की बिकेगी, सीधी सी बात, क्योंकि 60 का 20% 12 रुपये होगा, और 12 रुपये प्लस कर देंगे तो वो 72 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, साइट एक उत्पाद या सेवा चाहने वाले संबंधित प्रदाताओं के बीच मध्य के रूप में कार्य करती है। तो दलाली साइटें जो है वो कार्य करती है, तो 56 का ये हो जाएगा। ये कह रहे हैं सिस्टम और प्रक्रिया के आमतौर पर संसाधन
कहा जाता है। संयोजनीय सेवाओं के आरंभ अलग व्यावसायिक मूल्यों के बारे में जानकारी देने के लिए एक दृष्टिकोण है। तो ये जो है एक ई बिजनेस है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। हमेशा इंटरनेट पर काम करते हैं। तो इंटरनेट पर हमेशा काम करने वाले कौन है बेटा? ई बिजनेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है ई कॉमर्स के लिए एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन ई कॉमर्स के लिए एक उदाहरण नहीं है? 59 को कह रहे हैं। तो etrade.com जो है वो नहीं है भैया। ठीक है, etrade.com यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सक्षम करने वाले प्राधिकारियों थी जिन्होंने ई कॉमर्स के लिए जमीनी काम शुरू किया। 60 क्वेश्चन नंबर 60 का देखिएगा। ये आपका सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है मूल लागतों से स्थायी संपत्तियों की मूल लागतों को कहते हैं ग्रॉस ब्लॉक। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। ये कह रहा है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रियली बाय यूजिंग ए सब्स्टिट्यूट। तो ये 62 का जो हो जाएगा भैया आपका प्रोविजन की बात कर रहे हैं। प्रोविजन मतलब जो हमें पता होता लेकिन उसकी एक्चुअल अमाउंट नहीं पता होती। आगे देखिएगा, ये कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी एलोकेटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है भैया, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता टाइप ऑडिट लिस्ट देख सकता है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव देख सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है भैया, ये पेपर आज का पूरा हो गया, कुछ रहा नहीं है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक ले जा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। ओके।